और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जेपी जी को बुलाना चाहूंगी। अब बातचीत करेंगे रमेश अवस्थी जी से। कानपुर की भी बात होगी और साथ ही चुनावों की बात करेंगे और तमाम जो इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे रमेश अवस्थी जी से। एक बार तालियां भी हो जाएं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो ये कानपुर से हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है, बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव, और इस पर कानपुर एक महत्वपूर्ण जगह, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये औद्योगिक नगरी है, महानगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा रेवेन्यू यहाँ से जाता है और तमाम पहलू पर बात करें। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए। अवस्थी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल तो वही पूछूंगा कि पत्रकार से सांसद बन गए, वो फॉर्मूला बताइएगा सर। हाँ, ये कैसे फॉर्मूला, मतलब कि कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, सीधा सा फार्मूला है। पहले भी जनता के हितों के लिए उनके मुद्दे उठाते थे, टेलीविज़न के द्वारा, अखबार के द्वारा, और आज भी जनहित के मुद्दे निरंतर मैं उठा रहा हूँ। फ़र्क इतना है, पहले मैंने कहा अखबार के द्वारा और टेलीविज़न के द्वारा स्वयं उठाते थे, अब लोकसभा में उठाते हैं। तो पहले काम में और अब काम में कितना अंतर देखने को मिला? क्योंकि मुद्दे तो उठाते रहे लेकिन वो आगे क्रियान्वयन हो पाता है पहले से? देखिए, जब आप सीधे जनता के बीच में जाते हैं तब आप ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, और जब आप ग्राउंड रियलिटी को जानकर कोई मुद्दा उठाते हैं, सरकार से या प्रशासनिक अधिकारियों के पास उन मुद्दों को ले जाते हैं तो उन मुद्दों का हल होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार जनहित के जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं उनको प्राथमिकता से लेती है, और मैंने कानपुर में ये महसूस किया कि कानपुर में तमाम विकास की संभावनाएं हैं। पिछली सरकार का जो भ्रष्टाचार था, उनकी नीयत नहीं थी कि कानपुर का विकास हो, और आज वही कानपुर है और वही अधिकारी हैं। निरंतर जो हम लोग विकास के मुद्दे उठाते हैं उस पर निरंतर ध्यान देते हैं और उनको क्रियान्वित करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, और नीयत के साथ अगर काम करेंगे तो चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार है, आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन अवस्थी साहब, मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप पत्रकार से सांसद बने, बार बार मैं पत्रकार से सांसद इसलिए क्योंकि पत्रकार को पता होता है कि सिस्टम में खामियां कहाँ हैं। आपको पता है कहाँ कहाँ अपने मुद्दे उठाए, कैसे कैसे इस सिस्टम में लोग इधर की उधर छुपा लेते हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं। अब उस सिस्टम को आप कह रहे हैं कि मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। सर, अब आवाज़ उठाने का वक्त नहीं है, आवाज़ सुनने का वक्त है, उसको समाधान करने का वक्त है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अब वाकई में मुझे चीज़ों को पता था, अब मुझे ये तेज़ी के साथ काम करना है? मुझे लगता है कि आपने कानपुर में जो हमारी सरकार ने विकास के कार्य कराए हैं, या जब से मैं सांसद चुना गया तब से यहाँ क्या क्या विकास के कार्य हुए, उसकी जानकारी शायद आपने नहीं ली है। आपको जानकारी लेनी चाहिए। यहाँ ऐसे मुद्दे जो बरसों से लंबित थे, लोग इंतज़ार कर रहे थे और उन कल्पना कर रहे थे क्या ऐसा कभी हो पाएगा। हालांकि हर शहर में जाम की समस्या है। माफ़ी के साथ रुकूंगा सर, मैंने तो जानकारी नहीं ली, लेकिन अभी मंत्री जी ने खुद बता दिया कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री बंद है सर। तो अब आपने कौन सा सर इसमें बड़ा वो कर दिया? देखिए, जो इंडस्ट्री बंद है वो हमारी सरकार में बंद नहीं हुई। खुद मंत्री जी ने जानकारी दी। मैंने कहा कि जो हमारी इंडस्ट्री बंद है, हमारी जो बंद मिलें बंद हैं, ये पुराने सरकार के भ्रष्टाचार की निशानी है, और हम वही कर रहे हैं। चाहे मंत्री जी ने आपको बताया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की, जो हमारी इंडस्ट्री या जो हमारी मिल्स बंद है, वो बंद मिलें, युवाओं के लिए रोज़गार का माध्यम कैसे बने, हम लोग उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि उन मिलों को भले ही पुनः उस रूप में न चालू हो पाएँ, लेकिन आप बहुत जल्दी देखेंगे, विशेषकर जो हम लोगों का कार्यकाल 5 साल है, कि आपको बदलाव नज़र आएगा और वो बंद मिलें युवाओं के लिए रोज़गार का माध्यम बनेंगे। सर, लेकिन लग रहा है कि कितनी चुनौती है, क्योंकि कानपुर जिस तरह से बड़ा हब है और यहाँ चुनौतियाँ भी बहुत हैं। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर। अगर हम जैसा आपने जाम की बात करी या फिर हम गंगा की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसको विकसित करने के लिए योजनाओं का पिटारा भी सीएम योगी ने खोला है। लेकिन क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौतियाँ हो सकती है आगे आने वाले दिनों में? इतना कंजेस्टेड है, कैसे इससे निजात पा पाएंगे और कैसे अगले चुनाव में ये जनता को भरोसा दिला पाएंगे कि कानपुर की तस्वीर बदल के रहेगी?
देखिए, कानपुर औद्योगिक नगरी है और कानपुर अंग्रेजों के ज़माने से मैनचेस्टर ऑफ कहलाता था। कानपुर देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था। आज जब छोटे छोटे शहर हमारे देश के मानचित्र में विकसित शहरों की श्रेणी में आ गए, लेकिन कानपुर आज भी विकास की राह देख रहा है। ये निश्चित रूप से कानपुर का दुर्भाग्य रहा है, लेकिन ये कानपुर के लोगों का सौभाग्य है कि जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, तब से कानपुर के विकास की पहिए की गति आगे बढ़ी है। और एक सौभाग्य ये भी है कि कानपुर के विकास को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। वो चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस हो। और जब माननीय प्रधानमंत्री कानपुर आए, उन्होंने इस बात को दोहराया, चाहे इंडस्ट्री की आप बात कर रही हो, चाहे हमारे चमड़ा उद्योग की बात हो, तमाम कानपुर के ऐसे मुद्दे हैं जो कानपुर वासी चाहते थे ये चीज़ें हों। मैंने अभी जिक्र किया था आपसे जाम की समस्या को लेकर, अनवरगंज से लेकर अब मंदना तक एक रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है और लगभग 20 साल से लोगों की मांग थी कि ये रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बने और लगभग 18 क्रॉसिंग्स हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय रेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मैं सांसद बना और मैंने इस चीज़ को रखा कि ये कानपुर की सबसे बड़ी समस्या है, इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इस चीज़ को सुना और वो रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर भी निकल गया है और मार्च से पहले उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। दूसरी जाम की समस्या के लिए हमारे शहर के बीचों बीच जीटी रोड जाता है, रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे, मेडिकल चौराहे तक। एक माननीय नितिन गडकरी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी, जिससे कानपुर के बीच में जो जीटी रोड पे लगने वाला जाम है वो भी समाप्त हो जाएगा। माननीय मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, दक्षिण का क्षेत्र, दक्षिण की आबादी कानपुर उत्तर और दक्षिण में 2 भागों में बट गया। पहले उत्तर था, अब वो दक्षिण नया कानपुर उसको मानिए आप। वहाँ गोविंद नगर पुल पर जाम रहता है, लगभग 20 लाख की आबादी हमारे दक्षिण क्षेत्र में रहती है। उस जाम की समस्या के समाधान के लिए मरियमपुर से लेकर सचान गेस्ट हाउस तक माननीय मुख्यमंत्री से मैंने एक एलिवेटेड रोड की मांग की थी, फ्लाईओवर की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया है और वो भी रोड बनना मार्च से पहले चालू हो जाएगा। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट विकास के हैं जो आप आगे देखेंगे चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले कि आप वो पूरे होते नजर आएंगे। अवस्थी साहब, एक आपने रोड मैप बताया कि विजन भी क्या है, आपने अच्छी बात है और ये लोगों के बीच मैसेज भी जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब देखिए 2027 में चुनाव है और आप 2 बार से तो योगी सरकार है, तीसरी बार केंद्र में आपकी सरकार आ गई, लेकिन कानपुर की चीज़ों को दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही है? अगर हम कानपुर पे आते हैं, कानपुर देखिए, कहते हैं कि गंगा प्रदूषित कहाँ से होती है? कानपुर से। अभी भी शायद नाले नहीं रुके, ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही जानकारी दी कि कानपुर से नाले, गंदे नाले गंगा में गिरते हैं। दूसरी बात, पॉल्यूटेड शहर में आता है, कानपुर आपका है। स्मार्ट सिटी में मुझे नहीं पता कौन से पायदान पर, आप ही बता पाएंगे, बेहतर हो कि स्मार्ट सिटी है भी या नहीं और कौन सा पायदान है। तो कहाँ है हम? कानपुर कहाँ खड़ा है? रेवेन्यू आपको कानपुर देता है, इंडस्ट्री आपकी बंद पड़ी है, तो कानपुर का विकास कब होगा? कितना समय चाहिए सर? कानपुर का विकास, मैंने कहा कि कानपुर का विकास शुरू हो चुका है, कि कानपुर के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है। और मैंने तमाम आपको जो प्रोजेक्ट बताए जिन पे आपने चर्चा की, अभी अगर हम प्रोजेक्ट की और बात करेंगे तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है। जाम की समस्या को लेके हो, चाहे हमारा खेल को लेकर हमारा ग्रीन पार्क का पुनरुद्धार की बात हो, कानपुर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कानपुर की विरासत है और उस विरासत को सजाना संवारना हमारी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी, और हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। तो पानी, बिजली, सड़क, इसके अलावा में भी तमाम विकास के बड़े प्रोजेक्ट हैं। लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि जो हमारी प्राथमिकता है कि किसी विकसित शहर को अगर आप विकसित शहर कहते हैं तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। नागरिक विकास से ज़्यादा ज़रूरी है, नगरीय विकास से ज़्यादा नागरिक विकास ज़रूरी है। उस नागरिक विकास के लिए हम लोग जितने भी नगर निगम के स्कूल्स हैं और भी जो स्कूल्स हैं, माननीय मंत्री जी से मेरी कानपुर के विकास के लिए, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए निरंतर चर्चा होती रहती है। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस बार एक उद्देश्य के साथ लगे हुए, कानपुर विकसित कानपुर बने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, उन्हीं के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग
इस प्रयास में ही कानपुर भी विकसित कानपुर बने। इसलिए स्वास्थ्य पर और शिक्षा पे जो स्कूल हमारे नगर निगम के हैं और स्कूल हैं, वहाँ पर जो गरीब का बच्चा है वो भी कॉन्वेंट जैसी शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए हम नगर निगम के स्कूल को सही करा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं, या और भी जो माध्यमिक स्कूल हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं, CSR से फंड दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है। तो इस पे भी हमारा ध्यान है, स्वास्थ्य पे हमारा ध्यान है। हम लोगों ने प्रयास करके अभी एक बड़ा हॉस्पिटल कानपुर में आ रहा है। मैकरॉवर्डगंज का एक लैंड था जो केंद्र सरकार से संबंधित थी जगह, आप उसको हम लोग खाली करा के सरकार अब सरकार ने अपने पक्ष में लिया और एक बड़ा मतलब एक चाहे मैक्स हो, चाहे वेदांता हो, अपोलो हो, इन तरह के तमाम जो हॉस्पिटल हैं वो कानपुर में आ रहे हैं। कानपुर में 5 स्टार होटल आ रहे हैं। कानपुर में जो जाम की समस्या उसका समाधान हो रहा है, स्वास्थ्य पे काम हो रहा है, शिक्षा पे काम हो रहा है। तो जिन जिन क्षेत्रों पे काम हो सकता है, जहाँ जहाँ कमियाँ लगती हैं, हम लोग ग्राउंड रियलिटी की, मैंने कहा आपसे, हम लोग ग्राउंड पे जाके मैं स्वयं जो हमारी दलित बस्तियाँ हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पर मैं एक कार्यक्रम करता हूँ, सांसद आपके द्वार, और वहाँ पर मैं सभी लोगों को बुलाता हूँ उन समस्याओं को सुनने के लिए। और वहाँ पर कानपुर में उन समस्याओं से जुड़े हुए जो भी विभाग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनको मैं वहीं बैठालता हूँ कि आप यहाँ पे बैठिए और जो लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं उनका समाधान या तो अभी करिए, नहीं तो उनको टाइम फ्रेम दीजिए कि आप 1 हफ्ते 15 दिन में इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो उन समस्याओं का समाधान हम लोग ग्राउंड लेवल पर कर रहे हैं। और हम लोग अगला चुनाव की जो चर्चा हो रही थी कि 2027 पहले हमारा चुनाव, 2027 का चुनाव हम कानपुर के विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे और अपराध मुक्त कानपुर होगा, इस मुद्दे पर लड़ेंगे। आप देखिए, लेकिन 24 का रिजल्ट डराता नहीं है बीजेपी को? 24 में रिजल्ट की अगर बात की जाए, यूपी में ही सबसे ज्यादा नुकसान आप देखते होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जब कोई षड्यंत्र किए जाते हैं, मुझे लगता है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन हो या पत्रकारिता का जीवन हो, इतने बड़े स्तर पर झूठ बिकते हुए पहली बार देखा कि झूठ को बेचा गया। हाँ, वो कुछ हद तक सफल हुए, और इसमें सिर्फ वही नहीं बल्कि वैश्विक शक्तियाँ भी लगी हुई थी। वैश्विक शक्तियाँ कुछ चाहती थी कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने, इसलिए एक बड़ा एक षड्यंत्र था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र था, वो उन्होंने कार्ड खेला, लेकिन वो फेल हुए। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनका षड्यंत्र फेल हुआ। निश्चित रूप से कुछ नुकसान हुआ, हम जो अपेक्षित रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन क्षणभर के लिए मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है राजनीतिक जीवन में कि कोई व्यक्ति, कोई विपक्ष जो है हार के भी खुशी मना रहा है। सरकार में तो हम हैं ना, आज भी वो विपक्ष में बैठे हैं और आगे भी विपक्ष में ही बैठेंगे, वो कभी सरकार में नहीं आएंगे। 2024 में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2029 में भी बनेंगे। सर, क्या लग रहा है चुनाव में कौन से मुद्दे रहने वाले? आपने तो विकास का तो जिक्र किया, लेकिन क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं ट्रेंड बदल रहा है, और खासतौर से बीजेपी की बात करें तो विपक्ष आरोप लगाता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं। तो क्या लग रहा है, और ये SIR का मुद्दा, तो ये इस बार चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, या फिर जैसा कि आप कहते हैं, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, विकास ही मुद्दा रहेगा, इसी पर वोट करेंगी जनता? देखिए, ऐसा है कि विकास का मुद्दा हमारी प्राथमिकता है। कानपुर नहीं, पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए किस तरह से उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप पिछली सरकारों में आपने देखा, बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, टेलीविज़न में देखते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन हकीकत क्या थी? किस तरह से कब्जे हो रहे थे, लूट की घटनाएं हो रही थी, अपहरण की घटनाएं हो रही थी। आज हमारी सरकार में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपने कोई घटना देखी? आज या तो अपराधी जेल में है या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। क्योंकि मैं आपको एक वाकया भी बताता हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, यानी कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और मैं पत्रकार था, तो मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर पे एक दौरे पे गया था वेस्टर्न यूपी में। तो मैंने उनसे पूछा था कि महाराज जी, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार का क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा, आप क्या करेंगे सरकार के लिए? तो उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता है अपराध को रोकना, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करना। तो मुझे भी उस समय अजीब लगा था कि मैंने कहा हर नेता ये कहता है कि हम पहले विकास करेंगे, लेकिन योगी जी ने कहा था कि नहीं, पहले अपराध को रोकेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा अगर अपराध रुक जाएगा, क्यों, अपराध उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बीमारी है, इसको अगर हम रोक ले गए तो विकास अपने आप हो जाएगा। और मुझे लगता है कि योगी जी ने जो कहा वो आज उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई भी दे रहा है। सर, एक PDA फॉर्मूला जिस 2024 का हम जिक्र भी कर रहे थे, PDA की बात हो रही है, उधर मायावती कह रही हैं कि हम दलित और सवर्णों को जोड़ेंगे, इधर चर्चाएं वही सवाल कि ब्राह्मण नाराज हैं क्या?
देखिए 2024 का भी आपने जिक्र किया और 2024 में जो उन्होंने षड्यंत्र किया उसका जवाब हरियाणा में और महाराष्ट्र की जनता ने उनको दे दिया। पीडीए का जो बड़ा एक पूरा सिनेरियो दिखाया गया बिहार के चुनाव में, उसके बाद पीडीए का क्या हश्र हुआ आपने बिहार में देख लिया, और उत्तर प्रदेश में उससे भी बड़ा हश्र होने वाला है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही, कहीं कोई पीडीए का काट चलने वाला नहीं। तो जी राम जी को लेकर बहुत बवाल मचा, हमने देखा लोग संसद में उसको लेकर एक कह दिया कि ये जी राम ही बदल दिया गया और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। महात्मा गांधी का भी जिक्र कर दिया। तो क्या लग रहा है विपक्ष क्या गुमराह करने की कोशिश वाकई कर रहा है? देखिए ऐसा है कि हमारी सरकार में सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे को विपक्ष उठाता है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे जी राम जी का मुद्दा है, जिन जिन मुद्दों को वो जनता के सामने ले जाते हैं, एक माहौल बनाने का काम करते हैं। उनका काम है हमें विरोध करना, विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध करना है। चाहे वो एसआईआर के मुद्दे पे आपने लोकसभा में बहस देखी, जी राम जी के मुद्दे पे बहस देखी, कहीं जब वो बहस होती है उनके पास कुछ रह नहीं जाता, उसके बाद अपने आप बैक हो जाते हैं। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं। जनहित के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, जो गांव के गरीब, उनके लिए जी राम जी की जो स्कीम लाए, मुझे लगता है इसका पूरे देश में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। गांव गरीब में आप इसकी चर्चा हो रही है, आप इस पर बृहद रूप से जाएंगे, कोई बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन वो कहीं उनके लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया। चाहे जी राम जी हो, चाहे एसआईआर हो, सब जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए उस पर उनको मुँह खानी पड़ी है। अवस्था, मैंने एक सवाल पूछा, क्या ब्राह्मण नाराज हैं? देखिए ये जब भी चुनाव होता है तो इनके पास एक ही मुद्दा रहता है, क्या ब्राह्मण ना। इससे पहले भी कानपुर में आप बैठे हैं, कानपुर तो में मैं उसी कानपुर में ही धरने देखता हूँ, उसी कानपुर राजधानी लखनऊ में मैं ये मुद्दे उठते हैं, तो ये तो इसलिए तो पूछे जा रहे हैं। उसी लखनऊ में विधायकों की बैठक होती है, यहाँ धरने पर बैठ जाती हैं। ये बताइए कोई भी वर्ग, कोई भी वर्ग क्या अपने यहाँ किसी को बुलाकर चाय नहीं पिला सकता है? हमारे अगर कोई रिलेटिव हैं तो बड़ नेचर ज़्यादा रिलेटिव हमारे ब्राह्मण होंगे, हम उनको बुला के अक्सर चाय पिलाते हैं। सचान जी के अपने रिलेटिव, अपने जाति समीकरण, ये चाय पिलाते हैं। और जहाँ तक आप कानपुर में ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे उस चाय पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, पंकज चौधरी जी ने, कोई भी मीटिंग हो तो बिना संगठन को बताए ना हो, ये कहा था उस चाय पे। देखिए ऐसा है कि प्रदेश अध्यक्ष एक गार्जियन के रूप में है। जब उनके पास कोई भी व्यक्ति किसी बात को लेकर जाता है तो निश्चित रूप से उनको ये कहना पड़ता है कि ये न करें, जिससे मैसेज गलत ना जाए। तो हम लोग ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ब्राह्मण तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। आप कानपुर की बात कर रहे हैं, कानपुर में कहीं कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। जो भी लोग हैं वो भारतीय जनता मीटिंग की नहीं कह रहा हूँ मैं, धरनों की बात कर रहा हूँ मैं, धरने की बात। धरने में कानपुर मुझे लगता नहीं कानपुर में ऐसा कोई धरना हुआ हो जिसमें कोई एक मुद्दा बना, मेरे तो संज्ञान में नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता प्रतिभा शुक्ला क्यों बैठ गई थी? प्रतिभा शुक्ला का मुद्दा सिर्फ ब्राह्मण का मुद्दा नहीं है, वो एक वहाँ स्थानीय कुछ मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दे पे जब उनकी बात नहीं सुनेगी, किसी ने पुलिसकर्मी नहीं सुनी, उसके कारण वो सिर्फ ब्राह्मण की बदौलत नहीं मिल बैठी कि वो ब्राह्मण इसलिए नहीं बैठी। कोई मुद्दा था और हमारी पार्टी के जो भी चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, सांसद हैं, उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि जनहित से जुड़े हुए जो भी मुद्दे उनको उठाएं। और अगर कोई अधिकारी उसमें नहीं सुनता है तो उसके लिए उससे बात करें। तो उस मुद्दे पे उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने वो धरने बैठ गई। वहाँ कोई ब्राह्मण का मुद्दा नहीं है। अगर ब्राह्मण मुद्दे तो इससे पहले जो आप घटना कानपुर में हुई थी, आपको पता है ब्राह्मण जो अपराधी था जिनको मारा गया, तमाम लोगों ने उस समय उठाया था कि बहुत ब्राह्मण नाराज है। उसके बाद जब चुनाव आया तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण साथ खड़ा हुआ। और ब्राह्मण इस बार आप देखिए, ब्राह्मण छोड़ दिए आप, सबका साथ सबका विकास लेके हमारी सरकार काम कर रही है। और ब्राह्मण की कहीं कोई बातें नहीं। हमारे सचान जी बैठे हुए हैं, हमारे सबसे अच्छे मित्रों में हमारे सचान जी हैं, हमारे और जातियों में मित्र हैं, ये हमारे यहाँ आते हैं, हम इनके यहाँ आते हैं। तो हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, कहीं कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग ब्राह्मण भी एक है, हमारे सचान साहब भी एक है, हमारे दलित वर्ग भी हमारा एक है। पूरी तरह से आपने देख लिया बिहार के चुनाव में सब एक तरह है। पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, कहीं कोई जातीयता की राजनीति पार्टी नहीं करती। सर क्योंकि सांसद है आप, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ कि एक बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ तो विपक्ष ये कहता है कि आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, और वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।
नहीं नहीं, सरकार देखिए ये केंद्र सरकार का विषय है और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी सभी स्थितियों पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। आप ऐसा मत समझिए कि वहाँ पर हिंदुओं में अत्याचार हो रहे हैं तो हमारी पार्टी कोई मौन साधे हुए, उस पर काम चल रहा है और आपको जल्दी रिजल्ट दिखेगा। और ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पर भी हिंदुओं हो या भारतीय जो भी हैं उन पर कोई भी अत्याचार होता है, कोई उनके साथ कुछ होता है तो पार्टी संज्ञान लेती है और निरंतर आपको दिखेगा। अवस्थी साहब, क्योंकि आपकी पार्टी का एक एजेंडा रहा, और इसमें देखिए हर पार्टी का एक एजेंडा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर क्यों काम करती है। वो करती है भाई, उन्होंने शुरू से नारा लगाया था, राम मंदिर का नारा लगाया, लेकिन एजेंडा आप सनातन की बात करते हैं। सनातन बड़ा है, धार्मिक स्थल लियों का आप देखिए, अयोध्या का कायाकल्प हो गया, मथुरा का कायाकल्प हो गया, वृंदावन के लिए कॉरिडोर आप बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही है योगी सरकार। लेकिन उसी प्रयागराज में संतों को पीटा जा रहा है, उस पर विपक्ष सवाल कर रहा है कि भैया कहाँ आप सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और कभी कभी प्रशासन अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कुछ काम करता है, कुछ निर्देश देता है। अब उसी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उसको बनाने के लिए अगर प्रशासन ने कुछ कहा और वहाँ पर कुछ हुआ तो उसकी जांच चल रही है और उसमें अगर कोई दोषी पाया जाएगा, कोई गलत हुआ होगा तो निश्चित सरकार काम करेगी। और जहाँ तक आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मैं तो कानपुर में रहता हूँ। आज कानपुर में कोई मुसलमान जो व्यापारी वर्ग है या सही मुसलमान, कहीं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती। हाँ, हम कानपुर में भी कहते हैं, मैंने कानपुर में कई मुस्लिम्स की बैठक में जाता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाते हैं। हमारे सचान जी जाते हैं, कई ट्रेनरीज के इनसे संबंध हैं। आज इनकी जो शादी हुई है घर में, वो भी एक ट्रेनरी मालिक है, वहाँ हमने देखा तमाम मुस्लिम इकट्ठे हुए थे। तो हम लोग मुस्लिम्स के कार्यक्रमों में जाते, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाता हूँ। और मैं एक बात कहता हूँ मुस्लिम से कि हमारा शराफत अली हमारे साथ पहले भी थे और आज भी हैं और आगे रहेंगे। हम शराफत अली के साथ हैं, लेकिन शरारत अली के साथ हम नहीं है। शरारत अली अगर कोई शरारत करेंगे तो फिर योगी जी का बुलडोजर है और यहाँ का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वो अपना काम करेगा। तो इसलिए कहीं कोई ये दिक्कत क्यों नहीं। आरोप लगाते हैं कि जब उनके त्योहार होते हैं तो तमाम नियम कानून लागू हो जाते हैं, वही जब हमारे त्योहार होते हैं या हिंदू के त्योहार होते हैं तो उनके लिए अलग कानून होते हैं। ये आरोप लगाते हैं, ये साफ तौर से पक्षपात नजर आता है, विपक्ष बोलता है। ये सिर्फ विपक्ष बोलता है, एक्चुअली धरातल पे विपक्ष को देखना नहीं चाहता और देखता है तो सुनना नहीं चाहता, उसको कहना नहीं चाहता और आप लोगों को गुमराह करता है। मैं आपको कानपुर में बैठा हूँ तो कानपुर का उदाहरण दूँ, तमाम कानपुर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे रामनवमी पे जुलूस निकला और हमेशा निकलता था। वहाँ पर रामनवमी के जुलूस में कुछ हमारे साथी, हिंदू साथी, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन और व्यवस्था के खिलाफ था। प्रशासन ने उनके सबके खिलाफ FIR लिखाई। आज आप देखिए, आप हमारे यहाँ दूसरा एक जुलूस निकला, उसमें भी अगर किसी ने उपद्रव किया उसके खिलाफ FIR हुई। तो वो नहीं बात करते हैं कि हमने अपने खिलाफ भी FIR लिखा। अगर जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कहीं भेदभाव नहीं। ये सिर्फ मुद्दे बनाए जाते हैं। अगर 100 में कोई उनको एक मुद्दा मिल गया तो 99 की बात नहीं करते, एक की बात करते हैं और गुमराह करने का वो हमेशा काम करते रहे और करते हैं। आप उदाहरण अगर देखना है तो आप जाके देखिए, रामनवमी का जुलूस हो, हमारे यहाँ दूसरा एक जुलूस निकला, दोनों में जिन लोगों ने जो भी तत्व थे, अगर व्यवस्था के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उन्होंने कुछ किया तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई हुई। अगर उनके खिलाफ, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो सिर्फ अपनी कार्रवाई देखते हैं। हम और कोई कार्रवाई करते हैं उसको वो नहीं देखते हैं, उनको सिर्फ विरोध करना। मैंने क्या कहा, विरोध करना है। आज कानपुर में आप देखिए, हिंदू मुस्लिम दंगे कितनी संख्या में होते थे। कानपुर और मेरठ है, अलीगढ़ है, लखनऊ है, ये ऐसे शहर थे कि जब अक्सर 15 दिन में, 1 महीने में दंगे होते थे, लोग असुरक्षित थे। आज आप देखिए कानपुर में कोई दंगा हुआ हो, मैं तो पूरे प्रदेश में कहीं दंगा हुआ हो। ये जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, तो इनको बर्दाश्त नहीं। वो चाहते हैं यहाँ दंगे हों, फसाद हों, हिंदू मुस्लिम अलग अपनी मतलब लड़ें आपस में, ताकि वो अपनी राजनीतिक गोटियाँ सेकें। अब शांति है तो उनको शांति पसंद नहीं, उनको ये दंगे पसंद हैं। लेकिन हमारी सरकार में उनके जो इरादे हैं वो कभी पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, अमन चैन रहेगा। कानपुर में अमन चैन है, अमन चैन रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2027 में जो सरकार आएगी भारी बहुमत से, इससे ज़्यादा भी भारी बहुमत से। साहब, क्योंकि आप सांसद है तो सांसद के तौर पर मेरा एक संसद से जुड़ा सवाल। अभी आप देख रहे हैं सेशन में अभी कितना हुआ है SIR के मुद्दे पर, बहुत सारी इश्यूज पर वहाँ पर आपने गतिरोध देखा, संसद चलने नहीं दी जाती है। विपक्ष कहता है कि आप मुद्दों पर चर्चा नहीं कराते। सर, आप लोग कहते हैं कि विपक्ष चर्चा से भागता है। सच है क्या? क्योंकि आप एक सदन में बैठते हैं, अंदर जाते हैं, है क्या हकीकत? देखिए,
फ़र्क साफ दिखता है और जनता सबको देख रही है, उनको भी देख रही है। ऐसा कोई भी मुद्दा उन्होंने अगर उठाया जिस पे उन्होंने कहा हम बहस चाहते हैं, SIR की बात कर लीजिए, तो उसके बाद हमने बहस कराई कि नहीं कराई, उस बहस का क्या रिजल्ट रहा, एक एक चीज़ पे उनका जवाब दिया कि नहीं दिया, उसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, वो करना ही नहीं चाहते वहाँ बहस, वो बाहर आके बस संसद के बाहर आएंगे तो सिर्फ आप लोगों से बातचीत करेंगे और उनको सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, विरोध करने के बाकी नहीं करेंगे। सरकार का कितना पैसा खर्च होता है आप देखते हैं, ये जनता का पैसा है, आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं? आप संविधान की जो किताब है वो बार बार ऐसे दिखाते हैं। अरे भाई ये फ़र्क है ना, साफ दिखता है कि आप किताब से निकाल के, हमारे राहुल गांधी जी जेब में पड़ी रहती है एक छोटी सी किताब संविधान, उसको वो कहते हैं ना आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप जब ईडी छोड़ देते हैं। अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में जो हुआ है उसके पीछे एक कारण है, और ममता जी जान रही हैं कि वो उनकी सरकार जाने वाली है। जिस तरह आतंक के साए में वहाँ के लोग रह रहे हैं, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ की पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है, और SIR के बाद जो कार्रवाई वो चाह रही है SIR ना हो, जो जितने बांग्लादेशी थे, जो फर्जी वोटर थे, आज उनके नाम कट रहे हैं, तो उनकी जो धरातल से है ना वो खसक रहा है। वो जान चुकी हैं कि इस बार हमारी सरकार नहीं आने वाली, इसलिए वो कर रही हैं। कहीं कुछ नहीं, क्या दिक्कत है SIR में भाई? जब हर जगह SIR हो रही है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तमाम हजारों लाखों की संख्या में वोटर बांग्लादेश में कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के वोटर हैं, वो अब भाग रहे हैं। आप देखिए वहाँ के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे आप देखिए भीड़ लगी हुई है जाने वालों की। अब आतंक नहीं, अब आतंक समाप्त होने वाला है वहाँ पश्चिम बंगाल में। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने कहा कि कहीं गुंडागर्दी नहीं होने जाएगी, पूरे देश में जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई कोना। वो तो ये कहते हैं वंदे मातरम का मुद्दा भी इसीलिए उठाया गया, बांग्लादेश चुनाव, बंगाल के चुनाव को लेकर देख रहे हैं इसको, कि इसीलिए वंदे मातरम पर चर्चा हुई। देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा, विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए अपनी बात करता है, मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहता है। और जैसा कि आपने कहा 2024 में उन्होंने जिस तरह से भ्रम फैलाकर और हमारे प्रदेश में हमारे वोटर्स को गुमराह किया, उसके बाद सब पूरे वोटर्स आपने भी देखा किस तरह के 8,000 रुपये देंगे, ये करेंगे, क्या क्या स्कीम्स लेके आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो आज पूरे देश की जनता जान चुकी है कि विपक्ष सिर्फ भ्रमित कर रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। पूरे देश में भारत की जो शान है वो बढ़ी है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा कि किस तरह हमारी सेनाओं ने घुसकर पाकिस्तान में उनको मारा है, तो इससे हमारी देश का गौरव बढ़ा है। आज हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल जब लोग पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, तो अपने आप को हर भारतीय, आगे आने वाली पीढ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने हमारे देश की दिशा और दशा बदल दी। चलिए सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि आप कानपुर के सांसद हैं और आप पर अभी देखिए काम करने का वक्त है, क्योंकि 29 में चुनाव है, तो कानपुर के लिए आप क्या करेंगे और कब तक वो ग्राउंड पर नजर आ जाएगा? और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा बहुत सारे अगर कानपुर के लोग हैं भाई, अपने मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली, नहीं जी मीडिया आपके प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो मिल जाएगी। सर क्या आश्वासन देंगे, क्या वादा करके जाएंगे जो जनता के बीच 29 में जाएंगे तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी? फिर सोच कर ही जवाब दीजिएगा। देखिए कानपुर में तमाम विकास की संभावनाएं हैं, और चुनाव लड़ने से पहले भी हमारे एक पत्रकार साथी ने हमसे लिखवाया था कि कानपुर में आप 3 ऐसी प्रमुख विकास की योजनाएं बताएं जिनमें आप काम करेंगे, और वरना जब आप जीतेंगे और आप नहीं कर पाएंगे तो हम फिर वही छापेंगे। तो आप कह रहे हैं हम दिखाएंगे। चलिए, मैं सबसे पहले बड़ी जाम की समस्या की जो बात थी, जो 20 साल से अधिक लंबी थी, वो थी हमारी अनमरगंज से लेकर मंदना तक का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक। वो मार्च से पहले उसका शिलान्यास हो जाएगा, उस पर काम चालू हो जाएगा। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या GT रोड के बिल लगने वाला जाम, वो रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे तक उसमें फ्लाईओवर की भी स्वीकृति मार्च से तक हो जाएगी, उसका भी शिलान्यास होकर उस पर काम चालू हो जाएगा। तीसरा, हमारे युवा
चाहते हैं कि कानपुर में जो हमारा ग्रीन पार्क है, आप भी ग्रीन पार्क के बारे में जानते हैं कि आज दुनिया में किसी भी प्ले ग्राउंड पे, क्रिकेट ग्राउंड प्ले पे जाइए आप उस पर, तो आपको ग्रीन पार्क का फोटो लगे दिखेगा। ये कानपुर की विरासत है। तो उसकी भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, यहाँ कोई मैच नहीं हो पा रहे थे। हम लोगों ने प्रयास किया, कई क्रिकेट के मैच लाए हम लोग। नहीं, इसके लिए देखिए सांसद साहब की तालियां बजाइएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास किए थे मैच के लिए, ये मुझे पता है। आपने बहुत प्रयास किया और उसका हुआ असर दिखा। तो उसका असर देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उसको प्राथमिकता लिया। मैंने इसको लोकसभा में उठाया। आज ग्रीन पार्क के लिए एक विशेष पैकेज उत्तर प्रदेश सरकार देने वाली है, चाहे वहाँ ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वहाँ दर्शकों की संख्या के बढ़ाने की बात हो, चाहे वो अन्य जो भी फैसिलिटीज एक अच्छे क्रिकेट ग्राउंड में होने चाहिए, वो सभी वहाँ दी जा रही हैं। एक हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि उसी ग्रीन पार्क के अंदर एक 5 स्टार होटल बनाएं। साथ में कानपुर और लखनऊ की जो दूरी है वो हम लोगों को 2 से ढाई घंटा, कभी 3 घंटा भी लग जाते हैं। और एक वहाँ फ्लाईओवर बन के आ रहा है कानपुर के लिए, और हमारा रानी घाट से लेकर और ट्रांसगंगा तक हम डबल रोड बनवा रहे हैं, ताकि उसी रोड में वो मिल जाएगा। उससे आप 40 से 50 मिनट में आप लखनऊ पहुँच जाएंगे। साथ में बिठूर में हमारा वाल्मीकि आश्रम है, वो भी एक हमारी कानपुर की विरासत है, ऐतिहासिक स्थल। उसका भी हम लोग पुनरुद्धार करा रहे हैं कि वो अच्छा बने। चिड़ियाघर है यहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे एक अच्छा नेचुरल चिड़ियाघर बनाते हैं, उसका भी मैंने निरीक्षण किया था। उसमें भी अच्छा एक काम कराने की बात थी। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल्स आपको जल्दी उनकी शुरुआत दिखेगी। बड़े बड़े हॉस्पिटल कानपुर में आएंगे, शिक्षा क्षेत्र में आएंगे। कानपुर में हर क्षेत्र में काम किया जाएगा, ताकि कानपुर विकसित कानपुर बने, कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस आए। और साथ में मैं आज कानपुर वासियों को इतना आश्वासन जरूर देना चाहता हूं कि कानपुर में स्वतंत्रता के बाद इन 5 सालों में जो होगा वो कभी 50 साल में नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानपुर के विकास की उनकी प्रतिबद्धता है। वो चाहते हैं कानपुर का विकास हो और कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस आए। तो स्मार्ट सिटी में कुछ रैंक बढ़ा के जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। स्मार्ट सिटी में बिल्कुल रैंक बहुत गंदगी है कानपुर में, सब आपको दिखेगा, आपको बहुत जल्दी दिखेगा। उस पर काम चल रहा है। नंबर दे सकते हैं क्या? नंबर बाद में आप देखेंगे, जब हम कर लेंगे उसके बाद नंबर देंगे। चलिए, हम बहुत पहले बहुत करने में विश्वास करते हैं। रमेश अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने सवालों का जवाब दिया। और देखिए, मेरी आदत है, मैं पत्रकार जो बनता है, जो राजनीति में आता है, मैं उससे हमेशा क्रॉस सवाल करता हूँ। कोई दूसरा पत्रकार ये ना पूछे कि अपनी बिरादरी का आदमी मिला तो आपने कोई सवाल नहीं पूछा। नहीं, मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडिटर रमेश चंद्रा सर को बोलूंगी कि आएँ और सम्मानित करें। अब आपने सुना रमेश अवस्थी जी को, जिन्होंने वादा किया है कि अगले 5 साल में जो तस्वीर कानपुर की है वो बदलेगी और जो पुराना गौरव है उसे वापस दिलाया जाएगा। जाम की जो समस्या है वो भी दूर होगी। ग्रीन पार्क स्टेडियम का भी उन्होंने जिक्र किया, उसके लिए भी लगातार बैठकें जारी हैं। जो इकाइयां बंद पड़ी हैं उसको लेकर भी काम चल रहा है। जो पुराना गौरव और सम्मान है कानपुर का, वो अब एक बार फिर से अगले 5 सालों में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और उनका ये भी कहना है कि अगर किसी को भी कोई समस्या है तो वो आप उनके पास जा सकते हैं, सुनते हैं वो जनता की समस्याओं को।